ध्रुव तू शुरू कर सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, आज हमने पढ़ना है इम्यूनिटी, है ना। तो इम्यूनिटी क्या चीज होती है, पहले आप बताएंगे कुछ, कोई अपने तरफ से कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेगा इम्यूनिटी के रिगार्डिंग, है? कुछ नहीं रखना चाहते हो तुम लोग यार, कैसी बातें करते हो यार, थोड़ी बहुत तो अपने को डेफिनेशन देना चाहिए। अच्छा, एक वर्ड में कैसे डिफाइन बाहर से करेंगे आने इम्यूनिटी वाले को? बाहर से आने वाले किसी भी पैथोजन को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। और आप लोग ऐसा बोल सकते हो, एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। मतलब इम्यूनिटी किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एबिलिटी है जो उसको इन्फेक्टेड करने वाले एजेंट जो रहेंगे, मतलब पैथोजेंस, उनसे अपने आप को कैसे बचाव करती है, उनसे कैसे लड़ती है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्यूनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, इम्यूनिटी इज एन इम्यूनिटी इज एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट नोन एज पैथोजन बाय आइडेंटिफाइंग। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो पैथोजेंस है उनको क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, एंड न्यूट्रलाइजिंग देम। इसका मतलब ये है कि उनको आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करेंगे थ्रू ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल, है ना, थ्रू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सेल, टिश्यू और ऑर्गन का क्या कर लेंगे, सहारा लेंगे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्यूनिटी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only few of these exposed result in disease. हम लोग रोजाना हजारों, हाँ मतलब हजारों ही बोलेंगे ना, हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या पैथोजन से क्या होते हैं, टकराते हैं, लेकिन सबके सब हमें अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमें क्या कर पाएंगे, अफेक्टेड कर पाते हैं, ठीक है। और जो अफेक्टेड कर पा रहे हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, डिजीज, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, this is due to the fact that the body is able to defend itself from most of the foreign agent। मतलब हमारी बॉडी जो है, इसके पास में डिफेंड, ये एबल है डिफेंड करने के लिए, मतलब उन चीजों से लड़ने के लिए क्या है, ये योग्य है। और दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर एज, या फिर वी कैन से इम्यून सिस्टम, और आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, इम्यूनिटी बोल सकते हो। शरीर की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है, हिंदी में बताया जाए तो। समझ में आ गया सबको? हाँ। अब जब हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी के टाइप क्या होंगे, तो आपको ध्यान देना है बेटा, इम्यूनिटी हमारी दो टाइप की होगी। एक रहेगी इननेट इम्यूनिटी और एक रहेगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट का मतलब क्या है, ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे साथ में बाय बर्थ मौजूद है, हमारी बॉडी के साथ में जो बाय बर्थ हमें मिली है ना। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब इस समय समय के साथ में बॉडी के साथ में आएगी, मतलब बाहर से आने वाली, जो बचपन से है, पैदाइशी है, उसको इननेट बोलते हैं। और जो पैदा होने के बाद में बॉडी में जो डेवलप हुई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पीडीएफ की दुनिया में, और वहीं से इसको मैं शो करूंगा, वहीं से अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। इसका हम लोग खोल लेते हैं पीडीएफ, और इसमें पहुंच जाते हैं हम लोग कहाँ पे, इम्यूनिटी वाले टॉपिक पे। ये रहा हमारा इम्यूनिटी वाला टॉपिक, ठीक है। तो मैंने आपको इम्यूनिटी की डेफिनेशन बता दी। अब मैं आपके साथ में क्या बताने, मैंने आपको इम्यूनिटी की डेफिनेशन बता दी, उसके दो टाइप बता दिए। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, इननेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा है, इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है जो हमारे बॉडी में कब से प्रेजेंट है, बर्थ के साथ में ही प्रेजेंट है, ठीक है।
दिस इज accomplished by providing different type of barrier। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के बैरियर प्रोवाइड करती है, और वो बैरियर जो होते हैं हमारे, वो आने वाली हर बात, मतलब हर फॉरेन एजेंट से क्या करेंगे, लड़ेंगे या हमें बचाएंगे। ठीक है, तो 4 बैरियर अपने को यहाँ पे पढ़ना है बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल बैरियर की। तो जैसे आप लोग फिजिकल बैरियर की बात करते हो, तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहली चीज आती है हमारी स्किन। कौन आती है? स्किन। देखो यहाँ पे, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारी बॉडी में हर प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाने के लिए कौन पाई जाती है? स्किन। और ये स्किन यहाँ पे क्या करती है? हमें हर प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन से क्या करती है? बचाती है। तो सबसे मेन बैरियर का काम कौन कर रही है? स्किन। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? बैरियर। और पहला बैरियर पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिकल बैरियर। ओके। उसके बाद में म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग इन आवर बॉडी। अब बेटा इसको समझो, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं या जो लाइनिंग होती है हमारी बॉडी में, मतलब आप लोग ऐसा देखो, जो ओपन पैसेज है, ओपन पैसेज मतलब जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो उसमें क्या होता है? ट्रैकिया होता है। हम लोग अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है? इसोफेगस होता है। और हम लोग नीचे की, मतलब हमारी बॉडी के और भी पार्ट्स होते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक। यूरोजेनाइटल ट्रैक मतलब एनस होता है। ठीक है, फीमेल की बात करें तो वेजिना होती है ना। तो ये ट्रैक भी अपने क्या कहलाते हैं? ओपन ट्रैक ही कहलाते हैं। तो यहाँ इन सारे ट्रैक से क्या हो सकता है? बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? एंटर कर सकते हैं। और हमें कुल मिला के इनसे बचाना है ना अपने आप को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, तो इनके ऊपर काय की कोटिंग रहती है बेटा? यहाँ पे इसने लिखा है म्यूकस की कोटिंग होती है। काय की कोटिंग होती है? म्यूकस। जैसे आप लोग अभी बलगम, अभी आप थूकते हो ना, जब सर्दी खांसी हो जाती है तो बलगम, तो मतलब ये म्यूकस क्या करता है? जो भी चीज जा रही है उसको क्या कर लेता है? जैसे मेरी बात सुनो, एक पाइप से हवा पास हो रही है, तो उसका प्रेशर कहाँ पर रहेगा? वॉल के ऊपर रहेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं वो किसके लपेटे में आ जाते हैं, या किसके साथ में अटैच हो जाते हैं? म्यूकस के साथ में। तो वो अंदर नहीं जा पाते। जैसे अंदर कहाँ नहीं जा पाते? अगर अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो एल्वोलाई में नहीं जा पाते। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करें तो हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां तक नहीं जाने देंगे। बीच में उनको क्या ले जाएगा? फुट एंटर होने से आवाज रोक नहीं आ रही देती है। आपकी। बात समझ में आ गई? सर आवाज नहीं आ रही सर, माय आवाज। गॉड, सुन लिया। आवाज नहीं आ रही है? क्या बोल रहा है ये? सर, सेंटिनेल्स के इम्यून सिस्टम को बहुत वीक होता होगा फिर। किसकी बात कर रहा है ध्रुव तू? सेंटिनेल्स कौन होता है यार? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहा है तू। तो हमारा जो ध्रुव है उसका एक क्वेश्चन है, जिसने एक क्वेश्चन किया है कि जो सेंटिनल्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होगा। तो भाई साहब ने इसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं रील में इसको देखा है। उसी जानकारी के आधार पे आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे देश में, इंडिया में, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। समझ में आ गया? और वहां पे एक विशेष जनजाति पाई जाती है। और जब जब भी हम लोगों ने वहां पे घुसने की कोशिश करी है, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमें वहां आने से रोका है। मतलब इंडिया में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में एक ऐसी प्रजाति, मतलब प्रजाति तो नहीं बोलेंगे उसको, जनजाति बोलेंगे, जो आज तक दुनिया में क्या हो रहा है नहीं जानती है। मतलब आज हम लोग गूगल मीट पे मीटिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको फोन ही नहीं पता कि फोन क्या बोला है, और ये फोन होता है क्या है। उनको कपड़े नहीं पता है कि कपड़े क्या होते हैं। मतलब जो दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, इस एडवांस से वो पूरे पीछे हैं। वो लोग दुनिया के किसी भी
नई चीजों के साथ में कांटेक्ट में आए ही नहीं है। मतलब कांटेक्ट में नहीं आए मतलब दुनिया 2025 में चल रही है उनके लिए नहीं चल रही है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये घोषणा कर दी कि अब हम लोग जाके उनसे मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? खुद के बारे में सोचो कि आप लोग दिन भर में कितने वायरस से टकराते हो, है ना, कितने बैक्टीरिया से टकराते हो, कितने पैथोजन आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी इन सबके प्रति क्या हो चुकी है? रेजिस्टेंस हो चुकी है। रेजिस्टेंस मतलब एंटीबॉडी प्रिपेयर कर चुकी है। तो हम लोग इनसे क्या नहीं हो रहे? बीमार नहीं हो रहे। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक प्रजाति, एक जनजाति पाई जाती है, अगर उस व्यक्ति को हमारे साथ में लेके आ जाए तो 2 दिन में 2 दिन में तो नहीं मरेगा, हालांकि बीमार होके ही मरेगा। उसका कारण क्या है कि उसके पास में क्या नहीं है? कोई भी उस व्यक्ति के पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। उसका खुद का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कभी भी वो इन सारे माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आया ही नहीं है। वो एक पर्टिकुलर सेफ जोन में रह रहा है। तो सेफ जोन में रह रहा है तो वो डिजीज वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है उसको। हमारी दुनिया में कोविड-19 आया था, उसकी दुनिया में कोविड-19 जैसी कोई चीज आई नहीं है आज तक। बात समझ में आएगी? तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में तो वहां पे घुसने की कोशिश करी। बाद में गवर्नमेंट ने खुद ने डिसाइड किया कि यहाँ घुसने का कोई सेंस नहीं है। तो वहां पे उनने मतलब उस एक तरीके से देखा जाए तो बैन कर दिया है दूसरे इंसानों की एंट्री। वहां पे कोई नहीं जा सकता वहां पे। ठीक है, ये एक अच्छी जानकारी थी जो ध्रुव भैया ने हमको दी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बैरियर की बात करेंगे। अभी आवाज प्रॉपरली आ रही है? अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे बैरियर की बात करेंगे। उस बैरियर का नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर भी क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें जैसे अपन लोग जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हम लोग स्टमक का नाम जरूर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टमक के अंदर जो उसकी वॉल होती है, स्टमक की वॉल, वहां से एक एसिड सिक्रेट होता है जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारे फूड के साथ में जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उनको क्या कर देता है। तो ये क्या कहलाता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर कहलाता है। उसके बाद में सलाइवा इन इन द माउथ, हमारे माउथ में सलाइवा होता है, और ये भी कुछ चीजों की एंट्री को प्रिवेंट कर देता है या उनको ब्लॉक कर देता है। मतलब पैथोजेंस और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को रोकने में क्या करता है? मदद करता है। आपकी आईज जो होती है उसमें टीयर्स जो निकलता है, उस टीयर्स में भी HCl, लैक्टिक एसिड जैसी चीजें पाई जाती है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने में या उनको किल करने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, कुल मिला के माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। उसके 3 एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखे हैं। एक तो दे रखा है एसिड जो स्टमक में सिक्रेट हो रहा है, एक दे रखा है सलाइवा जो माउथ में सिक्रेट हो रखा है, टीयर्स दे रखा है जो आई से सिक्रेट होते हैं जब हम लोग रोते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा ना कि रोना भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वो कुछ दूसरे पॉइंट के हिसाब से बताते हैं कि उससे स्ट्रेस लेवल कम होता है, ये होता है, वो होता है। पर हमारे आंसुओं में भी ये शक्ति होती है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान करने की कोशिश करे तो वो आंसू हमें उस माइक्रोब से या वो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं। समझ में आ गया? तीसरा हम लोग चलेंगे सेल्यूलर बैरियर। अब सेल्यूलर बैरियर तो आप लोग मतलब देखो मेरी बात सुनो, मैं बचपन से तो क्या जानते हो, मैं आप लोगों को फिर से स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। आप लोग ये चार्ट भूल मत जाना, है ना। मैं आपको ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ये वाला जो चार्ट है ये मैं आपको 9th क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो जब हम लोगों ने एनिमल टिश्यू पढ़ा था, एनिमल टिश्यू 4 तरह के थे। उसमें से जब मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था, तो कनेक्टिव टिश्यू में आप लोग जो स्पेशल टिश्यू पढ़े थे, है ना, उसमें एक था हमारा ब्लड। तो देखो भाई, ब्लड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या आप इसको ब्लड एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, है ना, ब्लड कैप्सूल्स भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो प्लाज्मा का क्या कंटेंट है। प्लाज्मा के पास अमीनो एसिड होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट होता है ना, प्रोटीन्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी होती है, गैसेस होती है, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोब्यूमिन, इस प्रकार के कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं काय की बात कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? जो एलिमेंट्स है इसमें से
जो इरिथ्रोसाइट है ये है आपकी आरबीसी। इरिथ्रोसाइट कौन होती है? आरबीसी। आरबीसी का नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी। थोड़ा सा लिखने में नहीं आ रहा है वहां पे, इधर लिख देता हूँ आरबीसी। आरबीसी, ठीक है, लिखने में नहीं आ रहा होता। तो आरबीसी कौन होते हैं? इरिथ्रोसाइट होते हैं। और ल्यूकोसाइट कौन होते हैं? डब्ल्यूबीसी होते हैं। और प्लेटलेट्स जिनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे मेन जो होता है, इसने जो सेल्यूलर बैरियर बोला है ना, उसमें हमारा ये जो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी में सोल्जर की तरह बिहेव करता है। मतलब दुनिया में तमाम तरह की बीमारियों से हमें बचाने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। अब सोल्जर कैसे भाई साहब? अब आप लोग देखो यहाँ पे, इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ग्रेनोसाइट्स और एग्रेनोसाइट्स। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, एसिनोफिल्स है, ये क्या है? आपके ग्रेनोसाइट्स है। और एग्रेनोसाइट में कौन आता है? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट्स है, ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो हमारे बॉडी के अंदर घुस के हमें इन्फेक्टेड करने की कोशिश कर रहा है, तो उनमें से इन दोनों को निपटाने का काम कौन करते हैं? ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। ये फॉरेन पार्टिकल्स को या पैथोजेंस को इंगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं उनको। और जब इनसे काम नहीं चलता है, तो ये जो लिम्फोसाइट होता है, ये लिम्फोसाइट फर्दर क्या करता है? एक बी और एक टी, ऐसे इसके फर्दर दो टाइप होते हैं लिम्फोसाइट के, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये बनाता है एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करती है? फिर दुनिया की तमाम तरह की डिजीज से लड़ने का काम करती है। समझ में आ गया? ये 9th क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, और एक बार फिर से यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसको रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो आप लोग समझ लो। अब इसने यहाँ पे क्या लिखा है? सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी ऑफ आवर बॉडी लाइक पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, है ना, पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर बोला गया इनको, है ना। उसके बाद में इन द ब्लड वेल एज ए मैक्रोफेज। एक मैक्रोफेज होता है। मैक्रोफेज किसका काम करता है? ये भी फेगोसाइटोसिस का काम करता है। मैक्रोफेज में आप लोगों को बताऊं कैसा होता है। आप लोग मैक्रोफेज देखो यहाँ पे, और आप लोग बहुत बार उसको क्या होते हैं वीडियो में देखते हो, एक घूमता हुआ सेल दिखाई देता रहता है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते हो ना। तो मैक्रोफेज क्या होता है बेटा? ये देखो मैक्रोफेज। तो ये जो छोटे मोटे सेल्स होते हैं जो बॉडी को हार्म करने की कोशिश करते हैं, उनको ये पूरा निगल जाता है, खा जाता है। इसको बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। डिस्ट्रॉय द माइक्रो माइक्रोब्स। ठीक है, ये होता है आपका मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज के डायग्राम आ रहे हैं यहाँ पे, जितने भी आ रहे हैं ना, ये सब किसके डायग्राम है? मैक्रोफेज के डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग इसके अलावा आखिरी वाला पोर्शन जो है हमारा, उसके ऊपर चलते हैं, जिनको बोला बेटा इंटरफेरेंस बोला गया। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? कोई बताएगा मुझे? कहाँ पढ़े थे हम लोगों ने इंटरफेरेंस? आरबीसी में सर। आरबीसी में सर। अरे नहीं यार, अपन ने वो पढ़ा था ना, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। तो जब हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पढ़ा था, तो जो टोबैको मोजेक प्लांट पढ़ा था, उस टोबैको मोजेक प्लांट में मैंने आरएनए इंटरफेरेंस बताया था आप लोगों को। हाँ सर। इतनी जल्दी हाँ, इतनी जल्दी मत बोलो यार। मैंने बोला था ना कि हम लोग किसको रोक देंगे? ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक देंगे। हाँ, वो सिंगल आरएनए को डबल कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, सिंगल आरएनए को डबल आरएनए बना देंगे वो। और जब डबल आरएनए आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है और डबल स्ट्रैंड हो जाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। हाँ अब सर। आप लोग देखो, ये साइटोकाइनिन बैरियर है, और इन साइटोकाइनिन बैरियर के बारे में बताया। ये क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं दैट सीक्रेट प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंटरफेरेंस। मतलब हमारी बॉडी में यहाँ पे साइटोकाइनिन बैरियर में बता रहा है कि इंटरफेरेंस कौन होते हैं। जैसे शरीर का कोई भी एक सेल, बॉडी का कोई भी एक सेल जो वायरस के द्वारा क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया, तो वो ऐसे प्रोटीन रिलीज करेंगे जिनको हम लोग इंटरफेरन बोल रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? दूसरे सेल जो है, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है, उनको क्या कर देंगे? जागरूक कर देंगे। मतलब ये चौकीदार की भूमिका निभाते हैं, जागते रहो। दूसरे सेल को जाके बोल देंगे भाई साहब, आप लोग उसके कांटेक्ट में मत आना। किसके कांटेक्ट में मत आना? ये जो कैंसर जैसी बीमारी है, तो ये कैंसर के केस में भी क्या हो जाते हैं? कैंसर के केस में एक अल्फा इंटरफेरेंस नाम का
केमिकल सीक्रेट होता है या प्रोटीन सीक्रेट होता है जो बाकी सेल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अभी अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जब अभी अपन कैंसर पढ़ेंगे ना इसी टॉपिक में, तब समझ में आ गया। मतलब बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो दूसरे सेल को अवेयर करते हैं किसी भी डिजीज के प्रति। इज दैट क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? हाँ, हम भी इसको काफी देखते आ रहे हैं, 2-3 साल से HIV का भी बताया है, कैंसर का भी बताया हाँ है। सर, आपने इसके ग्रुप में भी ऊपर डाला। इसके प्रति क्या चीजें चलती रहती है। मैंने एक सेपरेट ग्रुप बना रखा है, कोई इसके अंदर हाँ कनेक्टेड उस हो पे तो डाला था बायो सर वाले। हाँ, तो रसिया और जापान और चाइना, ये दो बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये बहुत सारे डिजीज के प्रति कंटिन्यूअसली रिसर्च कर रहे हैं। और कैंसर और एड्स ऐसी घातक और लाइज बीमारियों के बारे में क्या किया जाता है ना, उसके बारे में उनके प्रति वैक्सीन बना रहे हैं। और कुछ लोग सक्सेस भी हो गया, अभी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। हो सकता है नियर फ्यूचर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति एड्स से नहीं मरते, कोई व्यक्ति कैंसर से नहीं मरे। कुछ नैनो पार्टिकल्स या नैनो रोबोट्स भी बनाए गए हैं, जिससे नैनो रोबोट्स को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो जहाँ पे कैंसर सेल होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, उनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो उसको फैलने नहीं देंगे। भविष्य में तुम लोग देखते जाओ, बहुत भयंकर भयंकर टेक्नोलॉजी आने वाली है। उस दिन मैंने आपसे बात करी थी ना कि हम लोग एक जमाने के बाद में ऐसे हो जाएंगे कि हमारे पास कोई काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा होगा, या तो रोबोट्स कर रहे होंगे या साइबर, मैंने बताया था ना आपको, साइबर कॉर्नर्स होते हैं, ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल, वो वाले लोग काम कर रहे होंगे। हम लोग बैठ के बस देख रहे होंगे दुनिया में हो क्या रहा है। ठीक है, ये हो गई सर फीवर हमारी फीवर के इम्यूनेट सेल इम्यूनिटी। हम्म, बोलते बोलते रुक गया है तो क्या हुआ भाई? अरे बोल। सर मैं ये पूछ रहा था कि वो फीवर की सेल्स जो होती है ना वो भी मतलब कैंसर को खा जाती है, ऐसा कैंसर की सेल्स को होती है ना वो कैंसर सब। की सेल को खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप लोग फास्टिंग करो। आप सबने सुना होगा ये बात कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा फास्टिंग करता है, उसकी बॉडी के अंदर जो भी कैंसरस सेल या और मतलब जो हार्मफुल सेल्स होती है, उनको हमारी बॉडी के मैक्रोफेज ही खा जाते हैं। फास्टिंग हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। अब आप जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे तीज त्योहार है जिनमें फास्टिंग की जाती है, तो ऐसा मान के चलो बहुत अच्छी चीजें हैं, फास्टिंग हमें करना चाहिए। हाँ, हालांकि मैं थोड़ा सा ये बोलता हूँ कि हमें देवी देवताओं के नाम पे फास्टिंग नहीं करना है, अपने नॉर्मल तरीके से आप फास्टिंग करो। और मैंने आपको परसों के दिन भी बताया था कि 12 आवर्स का फास्टिंग आप रोज करो। अगर अभी देखो मैंने खाना खा लिया है, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने खाना खा लिया है, अब मैं सुबह जब आलोट पहुंच जाऊंगा, 7 बजे आलोट पहुंचूंगा मैं, वहां जाके मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो अप्रोक्सीमेट 12 से 13 घंटे की फास्टिंग मेरी रोज हो जाती है। तो फास्टिंग में जो भी बॉडी के अंदर पनप रहे हार्मफुल और जो डेंजरस सेल है, उनको हमारी बॉडी के मैक्रोफेज खुद से ही खा जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप लोग समझो बेटा, ये क्या कहना चाहता है हमें। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डिजीज के से ही क्या करेगी, लड़ेगी, है ना। इससे पहले जो हम लोगों ने इननेट पढ़ा था, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की थी, मतलब कोई पैथोजन वगैरह का इनको पता नहीं है, सबसे भिड़ जाती है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये एक पर्टिकुलर चीज के साथ में क्या करेगी, फाइट करेगी। तो अब मैं आपको बता, और एक और बात ध्यान रखना, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये मेमोरी बेस्ड होती है। मतलब क्या करती है, ये चीजों को याद रखती है। ऐसा नहीं कि लड़ी और भूल गई, नहीं, ये उसको याद भी रखेगी, भविष्य में अगर इसने मुझे कोई तकलीफ देने की कोशिश करी तो दे नहीं पाएगा। अब मेरी बात सुनो, कुल मिला के आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, और उस कहानी से आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ में आ जाएगी। 1947, 1947 इंडिया आजाद हुआ, और 1948 सबसे पहले पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया। तो एक पल के लिए सोच के देखो, जब इंडिया आजाद हुआ और अगले साल पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर देता है, उस जमाने में हो सकता है, अपन ऐसा कंसिडर कर रहे हैं अपने टॉपिक को समझने के लिए, कि इंडियन आर्मी को पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी कैसी है, उनका कौन सा ड्रेसअप है,
कौन सा उनका यूनिफॉर्म है, कौन से फॉर्म में वो आते हैं, टेररिस्ट बन के आते हैं या कौन से फॉर्मेट में आ रहे हैं, वो नहीं आया। तो कोई भी एक पाकिस्तानी सोल्जर आके इंडिया के सोल्जर के ऊपर फायरिंग कर देता है, और बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास प्रॉपर जानकारी नहीं है, इसलिए वो बंदा फायरिंग करने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। लेकिन जब वो फायरिंग कर रहा होता है तो थोड़ी देर बाद हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़ के और उससे क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं। अगर आपको पता हो तो मुंबई अटैक जो हुआ था, है ना, याद है ना, 26/11, वो उसके ऊपर मूवी बनी है, तो उसमें कसाब नाम का टेररिस्ट पकड़ में आया था, जिसको इंडिया ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत दिनों तक जिंदा रखा था। पता है उसको जिंदा रखने का मेन कारण क्या था? हम लोग उससे सारी इंफॉर्मेशन उगलवाना चाहते थे, इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। तो उस बंदे ने काफी कुछ बताया भी था, उसने बताया था कि मुझे कुरान ही गलत पढ़ाया गया, ठीक है, जो असली कुरान है मुसलमानों का वो तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, मुझे तो गलत पढ़ाया गया। पाकिस्तान साइंस वाइंस के ऊपर बिलीव नहीं करता है। एक 8-9 साल के बच्चे को, जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसी का देते हैं कि जो आतंकवादी, एक 8-9 साल का बच्चा अपने आप को बम से उड़ाने से नहीं डरता है, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वापस अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ कि जब वो इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो हम लोगों ने उसको पहचाना नहीं, लेकिन बाद में उसको पकड़ के आइडेंटिफाई किया होगा, इसकी टोपी ये है, इसके यहाँ पे ये लग रहा है, इसके कॉलर में ये लग रहा है, इसकी बंदूक पे ये निशान है, लाइक दैट लाइक दैट। अब हमने उसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब सोच के देखो, अगर दूसरी बार कोई पाकिस्तानी सोल्जर अटैक करेगा, तो वो अटैक करेगा उससे पहले हम लोग उसको देखते गोली मार देंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये कौन है, पाकिस्तानी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमारा शरीर भी इसी तरीके से काम करता है। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, आप अपने मम्मी पापा से बात करना, वो आपको बोलेंगे जब तू छोटा था तब बहुत बीमार होता था, और 110% सत्य थे। आप भी अपने आसपास अपने भैया भाभी चाचा चाची के लड़के को देखोगे तो हर 8-15 दिन में बीमार होते रहते, किसी को सर्दी खांसी बुखार ये सब होते रहते हैं उनको। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जा रहा है, बीमार होना कम हो जाता है। अब तुम लोग बीमार कम हो रहे हो, तो ऐसा मान लो मेच्योरिटी, आप 18 साल, मतलब 18-19 साल से लेके अब तुम्हारे हिसाब से बोला जाए तो 35-36 साल तक की उम्र तक आप लोग सबसे कम बीमार पड़ते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका इम्यून सिस्टम जो स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। तो अब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है, तो हर प्रकार की बीमारी से लड़ने का काम कौन कर लेगा, आपका इम्यून सिस्टम। और जब आप लोग छोटे थे तब आपकी बॉडी के पास में इम्यूनिटी नहीं थी, तो बीमार हो रहे थे हम लोग। अब देखना एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कर रही है यहाँ पे, मैंने बोला कि मेमोरी बेस्ड होती है। यहाँ पे फिर से देखो आप लोग, मैं आपको एनसीईआरटी के पास लेके चलता हूँ, क्या बोलती है एनसीईआरटी। यार नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आवाज आ रही अटक रही नहीं है। आ रही, अटक रही है पूरी। नहीं है। 2 मिनट रुको, थोड़ा सा नेटवर्क के लिए रुको, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हम्म, ठीक है। तो चलो मैं बुक शेयर नहीं करते हुए सीधा यहीं से बता देता हूँ आपको। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, मेमोरी बेस्ड होती है। अब आप लोग एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना। इसने लिखा है यहाँ पे, दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स आर कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज लो इंटेंसिवली। मतलब कुल मिला के आप लोग समझो कि हमारी बॉडी जब किसी भी पैथोजन के ऊपर अटैक करता है, तो वहां पे वो कुछ रिस्पॉन्स कॉज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। अभी मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग उस पाकिस्तानी आदमी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या किया जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में तो क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब उसने अटैक किया था वो सक्सेस हो गया था। अब उसकी वजह से हमारी बॉडी के पास में कुछ चीजें ऐसी रह गई जिससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई। उसने क्या बोला है,
subsequent encounter with the same pathogen elicted a highly intensified secondary or anamnestic response. जब ये दूसरी बार अटैक करता है हमारे बॉडी के ऊपर, तब इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, या हो सकता है वो इफेक्ट ही नहीं कर पाए। उसको हम लोग बोलेंगे मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखना हुआ क्या, जब उसने फर्स्ट टाइम अटैक किया, बॉडी उसके प्रति जागरूक नहीं थी, लेकिन अब बॉडी ने उसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। और आइडेंटिफाई करने के बाद में, आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होते हैं ना, वो किसी भी पैथोजन को पकड़ के उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कर लिया और समझ लिया कि ये ऐसा आदमी है, अब उसके खिलाफ क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। एंटीबॉडी बेटा कुछ नहीं होते, एक प्रोटीन होते हैं, एक खास प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन से लड़ते हैं। एंटीजन कौन है यहाँ पे, तो पैथोजन से, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर द कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ये जो भी मैं आपको 2 मिनट पहले बता रहा था, कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। यहाँ लिखा है उसने, द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। मतलब जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एंटीबॉडी क्या है यहाँ पे प्रोटीन से। जो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हो किससे लड़ेंगे, एंटीजन से। एंटीजन कौन हो गया यहाँ पे, फॉरेन पार्टिकल। फर्स्ट टाइम वो कर दिए, सेकंड टाइम वो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, अब जैसे आप मान लो अभी आपको सर्दी खांसी कोई इतना खास फर्क नहीं करेगा, है ना। अगर आपके बचपन की बात करें, अपन छोटे बच्चे की बात करें, तो उसका इलाज नहीं करवाएंगे तो सही नहीं होगा। पर आप बिना इलाज कराए भी 2-4 दिन के अंदर क्या हो जाओगे, सही हो जाओगे। ये बात सब लोग जानते हो ना, वो भी ऐसे ही रहा है, क्योंकि अब आपकी बॉडी के पास में क्या आ चुका है, एंटीबॉडी आ चुका है। अब आप लोग एक एंटीबॉडी का कार्टून यहाँ पे देख लो, एनसीईआरटी में बना हुआ है, पेज नंबर 135 पे, जिसमें टोटल कितनी 4 चेन होती है, 2 हेवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ध्यान रखना आप लोग। मैं आपको शो कर देता हूँ, नेटवर्क आ गए हैं तो। ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें 2 हेवी और 2 लाइट चेन दे रखी है, ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, लाइट चेन कौन सी है, ये साइड में जो है छोटी वाली, ये लाइट चेन है, और ये लॉन्ग वाली है, इनको हेवी चेन बोला गया है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी बोला जाता है। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब यहाँ से एंटीजन को क्या करती है, पकड़ती है, और पकड़ के उसको क्या कर, उसकी ग्रोथ को क्या करती है, ट्रैप कर देती है। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, मान लो 2 लोग लड़ रहे हैं, है ना। 2 लोग कौन लड़ रहे हैं, मान लो ध्रुव और राज आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो कि राज ध्रुव के ऊपर क्या कर रहा है, भारी पड़ रहा है। हाँ, कोई बुरा मत मानना, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर मान लो गलती से ध्रुव के हाथ में राज की क्या आ जाए, गर्दन आ जाए, और वो पूरी ताकत से बस गर्दन पर लटक जाए, तो यहाँ पे वो राज को क्या कर सकता है, ढेर कर सकता है। वो बॉडी के दूसरे पार्ट के ऊपर अटैक ही नहीं कर रहा है, बस गर्दन पकड़ के क्या हो गया, बैठ गया, मतलब उसने उसको क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। वैसे एंटीजन यहाँ, सॉरी एंटीबॉडी यहाँ पे क्या करती है, एंटीजन को क्या कर देती है, ग्रोथ को ट्रैप कर देती है। ट्रैप मतलब पकड़ के दबा देती है, या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देती है, या फिर उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है H2L2। आपकी बुक में इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, H2L2। और इस प्रकार की हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितनी एंटीबॉडी होती है, 5 एंटीबॉडी होती है। कितनी एंटीबॉडी होती है, 5, है ना। अब आप बोलोगे सर बुक में तो 4 ही दे रखी है। बुक में 4 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको बताएंगे 5 कौन कौन सी होती है। देखो 5 लिख लेना यहाँ पे। आपकी एनसीईआरटी में एक तो दे रखा है आईजीए। आईजीए का स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो, ये सारे स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिए, लेकिन इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देख लो जरा इधर, आईजीए और आईजीएम। आईजीएम का स्ट्रक्चर भी सामने दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। उसके बाद में तीसरा दे रखा है आईजीई, ये आईजीई वाला ये वाला है। उसके बाद में कौन सा दे रखा है, आईजीजी। आईजीजी दे रखा है ये। और एक को भूल गए तुम्हारे अभी, कौन से सर है, दुर्गालाल सर। और दुर्गालाल सर का नाम कैसे स्टार्ट होता है, डी से। तो ये देखो आईजीडी, उन लोगों ने बताया नहीं है, आईजीडी हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ है।
तो ये आईजीडी आप लोग उधर साइड में लिख लेना। ये 5 तरह की एंटीबॉडी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो हर प्रकार की बीमारी से क्या करती है, लड़ने का काम करती है। समझ में आ गया भैया? यस। यस सर। बहुत बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे, इसके अलावा उसने क्या बता रखा है, एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड। एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है, इसलिए उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। हाँ, अब देखो ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का क्या मतलब है यहाँ पे, ह्यूमरल, ह्यूमरल मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी अपन किसको बोलेंगे, है ना, ये हमारे इसको आप लोग ऐसा बोल सकते हो, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज द पार्ट ऑफ एडाप्टिव इम्यून सिस्टम यूजेस एंटीबॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया। मतलब ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना, बैक्टीरिया हुए, वायरस हुए, इनके खिलाफ काम करने का काम करता है। और इसके अंदर कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, हमारे बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं बेटा, बी लिम्फोसाइट, जो किसको प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी को। तो ये ह्यूमरल इम्यून सिस्टम यहाँ पे कौन है, जो एंटीबॉडी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये क्या काम करेंगे, इसका समझना आप लोग, इसका फंक्शन आ जाए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन, कोई भी एंटीजन जो बॉडी के अंदर आए उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर बी सेल क्या होगा, एक्टिवेट होगा, है ना। और विथ द हेल्प ऑफ बी सेल एंटी एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन उसको एंटीबॉडी बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, उसको एंटीबॉडी बनाने के लिए यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, टी लिम्फोसाइट की रिक्वायरमेंट है। बिना टी लिम्फोसाइट के वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सबको? हाँ या ना? हाँ ओके। अब दूसरा उसने क्या दे रखा है, एक और देखो। सर, दिस इज अभिषेक वन ऑफ द पुनिया। टू। इसको समझ में नहीं आ रहा भाई, अभिषेक को नहीं आया। अभिषेक। हम्म, ये जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने बोला कि हमारे जो बी लिम्फोसाइट होते हैं बॉडी में, वो एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करेंगे, और एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, एंटीबॉडी को नहीं। एंटीजन को मतलब पैथोजन को आइडेंटिफाई करेंगे, और जैसा पैथोजन है उसके खिलाफ वैसी एंटीबॉडी बनाने का काम करेंगे। और यही हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है ना। तो इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक तो उसको रिकॉग्नाइज करना, और एक उसके खिलाफ में क्या करना, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना, और उससे लड़ना और उसकी ग्रोथ को रोकना। ठीक है भैया, अभिषेक भाई। दूसरा इसने क्या दे रखा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो देखो यहाँ पे द सेकंड टाइप, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दिस टी लिम्फोसाइट, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएमआई, सेल मीडिएटेड, व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री, ट्रांसप्लांटेशन इज वन ओनली। अच्छा, उसने ऐसा बता रखा है। अब आप लोग देखो, ग्राफ्टिंग वाला केस आप लोग जानते हो, ग्राफ्टिंग का केस जानते हो ना। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, मान लो किसी की किडनी खराब हो गई है, तो उसको क्या करना है, नई किडनी लगाना है। अब आप जब उसको नई किडनी लगाने जा रहे हो, तो उसके साथ में चैलेंज क्या आ रहा है, जो नई किडनी, उसको तो हमारा शरीर जानता ही नहीं है, वो तो शरीर के लिए क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल हो गया या एंटीजन हो गया। तो अब हमारा शरीर क्या करने लग जाएगा, उसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाने का काम चालू कर देगा, क्योंकि वो क्या है, एंटीजन की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे सेंसिटिव केस में हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, सुप्रेस कर दिया जाता है। सुप्रेस मतलब एक्टिव नहीं रखते, क्योंकि अगर वो एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, नई एंटीबॉडी बनाएगा और उसको उससे लड़ने का काम करेगा। और अगर एंटीबॉडी को क्या कर दिया जाए, सुप्रेस कर दिया जाए, रोक दिया जाए, सुला दिया जाए, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, और हमारी बॉडी में क्या हो पाएगा, लग पाएगा और काम कर पाएगा। ये ऐसा उसका कहना था यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म।
मतलब CMI को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो CMI होता है ये एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो किससे प्रोटेक्शन देगा? इंट्रासेल्युलर पैथोजन से। मतलब हमारा शरीर जब हमारे खिलाफ काम कर रहा है ना, तो उस प्रकार के पैथोजन से हमें बचाने का काम ये करता है। जिसमें आप लोग इनको भी समझ सकते हो, इंट्रासेल्युलर में कौन कौन आते हैं? फंगाई आता है, कैंसर आता है, ठीक है। और वापस से कौन काम करने लग जाएगा? वही दो काम करेंगे, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट उनको क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा और डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। समझ में आ गया? ये क्या, एक तो ह्यूमरल है और एक CMI है, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? CMI का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो भी आप लोगों ने बी लिम्फोसाइट पढ़ा, वो काय का एग्जाम्पल पढ़ा था आपने? वो आपने ह्यूमरल का पढ़ा था, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। अब आपको ये तो पता होगा ना सबको कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया था उससे पहले क्या किया जाता है? जैसे अगर आप मान लो किसी को ब्लड ही देना चाहते हो, ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले सेल की हिस्टोलॉजी, टिश्यू की हिस्टोलॉजी की जाती है। मतलब टिश्यू को क्या करते हैं? मैच करते हैं। ब्लड ग्रुप क्या करते हैं? मैच करते हैं। ये सारी चीजें अगर क्लोज रिलेटिव की होती है तो मैच हो जाती है, कोई अननोन व्यक्ति की होती है तो मैच नहीं होती है। तो ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो हमें वैसे भी पता है, ठीक है। हम्म। अब मेरा मन ये बोल रहा है कि हम लोग एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को कल पढ़ेंगे, आज हम लोग के लिए इतना काफी है, ठीक है। ओके ध्रुव, बंद कर दे फिर तू कोचिंग क्लास, मतलब वो रिकॉर्डिंग बंद कर दे।